अभी बात करी थी हमने कूलॉम्स के लॉ की, ठीक है। कूलॉम्स के लॉ में हमने देखा कि अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करते हैं तो ये वैल्यू इतनी आती है, और अगर बात करें कि किसी मीडियम में है तो ये फॉर्मूला इतना आ जाता है, ठीक है। और जब इतना होता है मतलब लिख लेते हैं अलग से। लिमिट ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम की विशेषता, कूलॉम के नियम की विशेषता है। देखो, अगर दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, है ना, ये Q1 है, ये Q2 है, और बेटा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। तो हमने देखा माध्यम के लिए मतलब ए मीडियम F इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये हम जान चुके हैं। तो हमें F इज इक्वल टू मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हमें मिला। दूसरा, अगर हम बात करें वायु या निर्वात, एयर और फ्री स्पेस के लिए, एयर और निर्वात की बात करते हैं, मतलब एयर और वैक्यूम की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एप्सिलॉन R की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, है ना, इसके साथ ही Q1 भी रहेगा, Q2 भी रहेगा अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब हम लिमिट देखें इसकी कि क्या क्या लिमिट है, लिमिट क्या है, मतलब कब कब इसको हम लागू कर सकते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो दोनों चीजें, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा, और ये वाला चार्ज इस चार्ज को मतलब Q2 भी Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो Q1 पर Q2 से जो बल लगाया जाता है उसकी वैल्यू है F12, तो F12 की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही Q1 से Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो मान लो कि F21 है, तो F21 वेक्टर इधर चला जाएगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ऐसे इन दोनों को एक दूसरे को जब ये दूर हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ना, नंबर 1 पहला F12 इज इक्वल टू F21,
बट डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये फोर्स दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बट दिशा कैसी है, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है ना, विपरीत है। इसका डायरेक्शन तो अपोजिट है बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस का F21, नहीं सॉरी, अगर हम वेक्टर ले रहे होते तो हो जाता, बट वेक्टर नहीं है तो हम केवल इनके दोनों के मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, बट हमने साइड में लिख दिया, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत। अतः यह बल कैसा होगा, अन्योन्य होगा। अन्योन्य का मतलब है म्यूचुअल, दोनों मतलब कह सकते हैं कूलाम का जो लॉ है ये कैसा होता है, म्यूचुअल लॉ है, ठीक है ना, म्यूचुअल फोर्स है, अन्योन्य बल है, यह बल अन्योन्य होगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है इसके बारे में। दूसरा पॉइंट, अगर ये दोनों के बीच की दूरी है, अगर यहां पर r ग्रेटर हो 10 टू पावर माइनस 15 मीटर से, 10 की घात माइनस 15 मीटर से अगर ये दूरी ज्यादा है तो ये नियम लागू नहीं होता। उस समय हम इन दोनों के बीच में कोई भी बल नहीं निकाल सकते। किससे, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तब यह नियम लागू नहीं होता, ठीक है। मतलब इसकी जो वैलिडिटी है 10 टू पावर माइनस 15 मीटर से डिस्टेंस लेस होने की कंडीशन में नहीं होगी, मतलब ये लागू नहीं होगा। ये इस फॉर्मूले से हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, फोर्स नहीं निकाल सकते हम इससे। जो उस समय जो फोर्स होगा वो न्यूक्लियर फोर्स होगा, और न्यूक्लियर फोर्स के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, दोनों ही बलों के बारे में देखा जाए तो इक्वल थे, अपोजिट थे तो अन्योन्य है। दूसरी बात, अगर हम यहां पे ये देखें कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो ये फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन का होगा, है ना। अगर एक पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव थे यहां तो, अगर इसमें से एक नेगेटिव हो और दूसरा कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो इन दोनों चार्जों के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। F12 की डायरेक्शन इधर होगी और F21 वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, मतलब दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, बट डायरेक्शन फिर भी अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। तो ये है तो म्यूचुअल फोर्स, मतलब अन्योन्य बन ही रहेंगे। बट अब दूसरी चीज ये देखी जाती है कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन भी है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो रिपल्सन था। अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है तो दोनों के बीच में फिर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब रिपल्सन मतलब उनके बीच प्रतिकर्षण होगा, है ना। और अगर अपोजिट है इनकी दोनों की नेचर तो क्या होगा, आकर्षण। तो ये जो बल है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का बल होता है, मतलब नेचर में हमें दो तरह के बल मिलते हैं, दो तरह के फोर्स होते हैं, नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। तो जितने भी अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण वाले बल होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल कैसा होता है, नेगेटिव फोर्स है, मतलब आकर्षण प्रकृति के जितने भी बल होते हैं वो नेगेटिव फोर्स होते हैं, नेगेटिव बल होते हैं। तो अगर प्रतिकर्षण बल है तो वो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव बल होते हैं। तो ये बल अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। इसका मतलब ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होगी, ठीक है ना। यह बल प्लस व नेगेटिव दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है।
तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, चौथे में यहां एक चीज हमने देखी, F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब जो डिस्टेंस थी दोनों चार्ज के उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, है ना। हम ये भी कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल r-2, है ना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये बल कौन सा बल होगा, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम, मतलब ये कौन सा हुआ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम, है ना। अतः यह व्युत्क्रम वर्ग नियम है। व्युत्क्रम वर्ग नियम है। बस ये इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज और कि यहां पे हमें लगता है कि ये जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है इसके बीच में अगर ग्राफ लिया जाए तो पांचवा पॉइंट ये भी दे देते हैं, ग्राफ बिटवीन आर एंड एफ, एफ व आर के बीच वक्र, इसका वक्र क्या कहता है। तो देखो भाई, ये तो है डिस्टेंस दोनों के बीच की, और ये है इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये इसका ओरिजिन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बहुत तेजी से फोर्स कम होगा, क्योंकि पहले हमने मान लो रखा r = 1, तो F क्या होगा 1/1 का स्क्वायर, और अगर r = 2 तो F कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर = 1/4, और अगर r = 3 रखा जाता है तो क्या मिलेगा हमें, इसके बाद हमको मिलेगा F = 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो फोर्स पहले कितना था 1 का कितना होगा 4, फिर अगले टर्म्स में अगर 1 मीटर डिस्टेंस और इंक्रीज करी तो 1 मीटर दूरी और बढ़ाने पर फोर्स कितना हो गया 1/9, तो 1 का 1/4 हुआ, फिर 1/9, फिर 1/16, ठीक है ना। तो बहुत तेजी से ड्रॉप हो रहा है, जो बल है इस दूरी को बढ़ाने के साथ साथ बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। तो ये जो कुछ वक्र होगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो एक कर्व के रूप में आ जाएगा, एक ऐसा कर्व होगा जो तेजी से डाउन होगा और फिर धीरे 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 इंफिनिटी डिस्टेंस पे जाने के बाद में ये 0 होगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार करेंगे। ये आपके कूलम्ब्स के लॉ के हमने लिमिट्स क्या क्या हैं, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आप याद रखोगे, ठीक है। ओके, फिर आगे हम मिलते हैं। अब क्या करेंगे इसके बाद हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे कूलम्ब्स के लॉ पर, और तो कुछ क्या है इसमें बताने के लिए बाकी, और तो इसमें हमारे पास कुछ है नहीं भाई। अब आगे बात करेंगे हम इसकी, है ना। अब इसकी न्यूमेरिकल्स कुछ कराएंगे, जब तक आप यहाँ तक इसे कंप्लीट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।